हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है उसका चैप्टर 4। अभी तक हमने 3 चैप्टर को अच्छे से कवर कर लिया है और उम्मीद है कि आपने उसे देख लिया होगा। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, चैप्टर का नाम है वैद्युतिक केबल्स। तो इसमें हम लोग केबल को पूरा कवर करने वाले हैं। चालक, अचालक और अर्धचालक क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, जब भी हम लोग वायरिंग करते हैं तो सबसे बड़ी बड़ी जो समस्या आती है, क्या आती है, तो वो है केबल का सिलेक्शन, है ना। आपको पता है कि केबल क्या होता है? अगर नहीं पता है तो वो आपको थोड़ी देर में ये क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, हम लोग को करना क्या होता है, मैं बता ही देता हूँ। केबल कहते उसको है जो तार हम लोग यूज़ करते हैं, वैसा तार जिसके ऊपर कवर लगा हुआ रहता है उसको हम लोग जनरली केबल कहते हैं, है ना। और जिस पे कवर नहीं होता है, जैसे कि आपने देखा होगा अगर, तो क्या होता है, जो पोल पे वायर लगा होता है आजकल, तो जो हमारे घर में सप्लाई आ रहा है उसमें भी क्या हो रहा है, अब कवर वाला आ रहा है, मतलब केबल आ रहा है। पहले जो है ज़्यादातर जगह पे आप देखते तो आपको कैसा मिलता कि बेयर वायर मिलता है ना। तो जो जिस पे कवर नहीं चढ़ा है उसको हम लोग सीधे वायर कहते हैं, और जिस पे कवर लगा हुआ रहता है उसको हम लोग कहते हैं केबल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, पूरी तरीके से अच्छे से डिटेल में समझेंगे कि केबल क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और उसका इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। और सबसे बड़ी समस्या क्या आएगी, तो आपको सिलेक्शन के समय क्या ध्यान देना है, तो रेटिंग क्या होता है, केबल का रेटिंग क्या होता है, ये हम लोग समझने वाले हैं। क्योंकि अगर आपने रेटिंग का ख्याल नहीं रखा अगर वायरिंग में, तो इसी कारण आपका जो तार है वो जल जाएगा, है ना। क्योंकि आप जब डिज़ाइन कर रहे हो कहीं पे भी मशीन को या फिर किसी भी जगह पावर सप्लाई को, तो आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना है वो क्या करना है, सेफ्टी को ध्यान रखते हुए, और उसके साथ आपको क्या करना है कि लॉन्ग लास्टिंग हो, इसका भी पूरा ख्याल रखेंगे। स्पेशली जब आप काम कर रहे हो इंडस्ट्री में, क्योंकि कई बार ऐसी भी स्थिति आती है कि बजट की कमी नहीं होती। जो एक सही बजट है वो होता है, लेकिन कई जगह ऐसी भी समस्याएं होती हैं जहां बजट नहीं होता, तो वहां पे तो आपके पास जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग ही आप काम कर पाओगे, ठीक है। लेकिन जब आप इंडस्ट्री में काम करते हो तो आपको रेटिंग को समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सब कुछ समझने वाले हैं, एक एक चीज़ के बारे में हम लोग इस पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको बने रहना है हमारे साथ। और अगर आपने क्या किया है कि अभी तक, मैं एक और रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर कर लें, क्योंकि लगातार अभी तक हमने लगभग ठीक ठाक किया है। बीच में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए थे जिसके कारण वीडियो आने में थोड़ा सा डिले हुआ है, बट आगे आने वाले वीडियो जो है जल्दी जल्दी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, केबल को समझते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोग को हमारे दिमाग में आता है ना। देखिए, केबल का हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं, तो केबल एक तरह से, जैसे मान लीजिए कि आपने अपने घर में पानी का सप्लाई अगर लगाया है, तो आपको क्या है, जहाँ जहाँ आप पाइप लगाते हो वैसे वैसे पानी बह सकता है कि नहीं। एक तरह से एक चैनल है जिसके थ्रू पानी बहता है, तो वैसे ही केबल जो है एक रास्ता है जिसके थ्रू क्या होता है, करंट बह सकता है ना। एक रास्ता है जिससे क्या होता है, करंट बहता है। तो देखा जाए तो इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा यही है कि नहीं। तो केबल आजकल हम लोग जब भी यूज़ करते हैं ना, तो होता क्या क्या चीज़ का ध्यान देते हैं, तो हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना करंट हमको पास कराना है, हमारी सेफ्टी कितनी हो पाएगी, है ना। ये सब चीज़ हम लोग देखते हैं। तो केबल का इम्पोर्टेंस अगर देखा जाए, तो केबल जो है वो क्या करता है कि इसके बिना तो खैर हमारा सिस्टम, आप कहीं पे भी करंट को ले ही नहीं जा सकते, कोई डिवाइस नहीं ऑपरेट करा सकते, कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन जो है इसकी मदद से इसके बिना काम नहीं कर सकता है। और ये केबल जो है ना एक तरह से सुरक्षा देता है। अगर आप खुला तार लगाओगे, बेयर वायर जो नंगा तार होता है वैसा अगर आप लगाते हो, तो उससे आपको सेफ्टी नहीं मिलेगी, है ना, एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। तो केबल बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इसका क्वालिटी कैसा है,
और इसके ऊपर जो कवर चढ़ा हुआ है ये कैसा है, ये सब चीज़ आपको ध्यान देना होता है। तो केबल को आपको क्या करना है, जब भी आप खरीदो तो आप सबसे पहले आपको क्या करना है, या आप वायरिंग कर रहे हो तो सबसे पहले आप ये देखो कि हम लोग इसका इस्तेमाल कहाँ पे करने वाले हैं ना। अगर हम लोग मतलब जिस जगह पे यूज़ करने वाले हैं उसका पूरा आपको आइडिया होना चाहिए, और इस चैप्टर में जितना भी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे उस पूरे को आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि जब तक आप माहौल, हम लोग लास्ट में एक टॉपिक है कि केबल का हम लोग इस्तेमाल कैसे करें, किस सिचुएशन में कैसा केबल का सिलेक्शन करें, तो वो हम लोग उसको भी आपको सबसे ज़्यादा ध्यान में लेके चलना है। तो केबल हमारे लिए फ़िलहाल क्या है, एक रास्ता प्रोवाइड करने का माध्यम है। तो देखिए हम लोग को करना क्या है, केबल का चयन करते समय क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है। तो देखिए केबल को चयन हम लोग करेंगे कैसे। तो देखिए केबल का चयन करते समय सबसे पहले तो आपको देखना है क्या, कि आपको जो मशीन है ना, उसको कितना करंट चाहिए। तो इसको कहते हैं करंट रेटिंग, है ना। क्या चाहिए हमको, करंट रेटिंग, है ना। मतलब वो अधिकतम कितना धारा जो है विद्युत धारा प्रवाहित करा सकता है। कई बार क्या होता है कि लोग इसी में सबसे ज़्यादा गलती कर देते हैं ना। अगर मान लीजिए कि हमारे जो डिवाइस है उसको चाहिए 50 एम्पियर करे, तो आपको क्या करना होगा कि इस रेंज का आपको 60 एम्पियर या 70 एम्पियर इतना तक फ्लो करने लायक जो है वो केबल सेलेक्ट करना होगा। अगर आप केवल और केवल एक ही मशीन को जिसका रेटिंग इतना है, मतलब उतना करंट खींचेगा जब वो नॉर्मली ऑपरेट करेगा, तो आपको क्या करना है कि केवल एक को चलाना है। तो आपको इससे ज़्यादा रेटिंग वाला, है ना, 10-20 एम्पियर ज़्यादा रेटिंग वाला आपको केबल यूज़ करना है ना। कई बार ऐसा आप देखोगे कि कई बार लोग क्या करते हैं कि एक ही बोर्ड में, है ना, आप देखते हो क्या, एक बोर्ड है और इसी में क्या करते हैं लोग, बहुत सारी डिवाइस अलग अलग तरीके का इस्तेमाल करके जोड़ देते हैं। तो ये चूँकि जनरली हमारे घर में जो बोर्ड लगा रहता है वो 5 एम्पियर करंट रेटिंग का रहता है। तो अगर आप 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट इससे खींचोगे, मतलब आप बहुत सारे डिवाइस इसमें जोड़ दिए और 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट वो खींचेगा, तो ये तुरंत इसका वायर जल जाएगा। ठीक है, अगर आपके घर में उतना वैसा वायर नहीं यूज किया हो जो उतना लोड सह पाए, तो तुरंत ये जल जाएगा, है ना। तो आपको ये सब चीज़ का भी ध्यान देना है कि जब आप वायरिंग कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है केबल का रेटिंग, है ना, कि आपने जो वायर यूज़ किया है ना, वो उतना करंट पास करने दे सकता है कि नहीं, है ना। और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे एक मेन वायर आया है ना, और हमने क्या किया कि यहाँ से एक मशीन को हमने सपोज M1 से लिख रहे हैं एक मशीन को, और यहाँ से एक और मशीन को दिया, M2 को सप्लाई दिया हुआ है ना, ये फेज है हमारा, और इधर से न्यूट्रल है ना। तो ये हम लोग ऐसे जोड़े हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा सपोज ये 30 एम्पियर करंट ड्रॉ करने वाला है, और ये मान लीजिए कि हमारे पास ये 40 एम्पियर ड्रॉ करने वाला है ना। तो यहाँ वाला जो केबल हमारा होना चाहिए यूज, ये लगभग 30 से ऊपर का, मतलब 40-45 एम्पियर के रेंज का होना चाहिए कम से कम। ऐसे आपको पता है कि ज़्यादा करंट, ज़्यादा आप अगर जोड़ दोगे, मान लो कि हम एक ही बार 100 एम्पियर का सब जगह तार लगा दिए, तो ये तो हमारा कॉस्ट बहुत ज़्यादा चला जाएगा। तो आपको कॉस्ट का भी ध्यान रखना है, साथ ही साथ एम्पियर रेटिंग का भी ध्यान रखना है कि हमारा जो रिक्वायरमेंट है उससे वो कम ना रह जाए, है ना। तो यहाँ पे आप 40 एम्पियर के रेंज का कोई केबल यूज़ करोगे, यहाँ पे 40 ये ड्रॉ कर रहा है, तो यहाँ पे लगभग 50 एम्पियर के रेंज का आपको और सेफ्टी में 50 to 60 एम्पियर रेंज का लेके चलना पड़ेगा। लेकिन आपको यहाँ पे अगर देखा जाए इस जगह पे, तो यहाँ पे इस केबल को क्या करना है, इसको भी 30 एम्पियर सप्लाई देना है, इसको भी 40 एम्पियर देना है, तो टोटल इसको 70 एम्पियर तो नॉर्मली देना ही है ना। तो आपको लगभग 70 एम्पियर है, तो 100 एम्पियर रेंज का कोई केबल आपको इसमें लगभग लगाना चाहिए। तो आपको जैसे जैसे देखना है कि जब आप एक वायर से सप्लाई बहुत सारे डिवाइस को कनेक्ट करते जाते हो, बहुत सारे मशीन को जोड़ते हो, तो जो जहाँ से टेपिंग शुरू हो जाता है, जहाँ से आप कनेक्शन निकालना शुरू करते हो, उसके पहले वाले केबल को सारा लोड, इधर जितना भी मशीन जुड़ा हुआ है उसका सारा लोड अकेले सहना पड़ता है। तो आपका जो ये केबल होना चाहिए उतना सक्षम होना चाहिए। तो केबल का चयन करते समय सबसे पहले तो आपको करंट रेटिंग आपको देखना होगा। दूसरा चीज़ है ना, आप कैसे माहौल में आप इस्तेमाल कर रहे हो, आप कैसे ले जा रहे हो, जहाँ तक जिस मशीन तक भी
केबल ले जाया जा रहा है, वहाँ तक का माहौल कैसा है, उस हिसाब से हम लोग इसका अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। हम लोग अंडरग्राउंड वायरिंग करने वाले हैं या कंड्यूट पाइप में यूज़ करने वाले हैं, है ना। तो ये सब चीज़, है ना, अपने आजकल ज़्यादातर लोग वॉल के भीतर से ले जाते हैं, है ना। तो उस समय अपना अलग हमारा फैक्टर होगा केबल के सिलेक्शन का। अंडरग्राउंड ले जा रहे हैं तो केबल का सिलेक्शन अलग प्रकार से होगा। करंट रेटिंग तो सब में ऐसे ही होगा, लेकिन उसके बाद प्रोटेक्शन के लिए, है ना, क्योंकि आप अंडरग्राउंड वायरिंग कर रहे हो तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि आप अगर जल्दी ख़राब हुआ, फ्रिक्वेंटली अगर ख़राब हो रहा है तो बार बार उसको रिप्लेस करो। तो आप कुछ ऐसा सेलेक्ट करोगे जो लंबे समय तक ख़राब ना हो, है ना। तो ये सब चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आगे हम लोग ये सब भी और अच्छे से थोड़ा सा और समझेंगे, लेकिन एक जो ऊपर ऊपर का जो मैंने आइडिया आपको दे दिया है, थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग चालक के बारे में कि आखिर एक चालक में देखिए, तो हम लोग जब वायरिंग करेंगे ना, तो हमारे पास दो टाइप के मटेरियल जनरली आते हैं, ठीक है। एक होता है चालक और एक होता है अचालक। दोनों का अपना इम्पोर्टेंस है ना। अगर चालक इम्पॉर्टेंट है तो अचालक भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है ना। हर चीज़ को देखने का एक नज़रिया होता है और हर चीज़ को आप अलग अलग एंगल से देखेंगे तो आपको सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस दिखेगा। तो चालक उसको कहते हैं वैसे पदार्थ जिससे हो कि विद्युत धारा जो है आसानी से प्रवाहित हो सकती है। और अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ तो प्रतिरोध एक टर्म होता है ना। चालक किसी विद्युत धारा के प्रवाह में किसी चालक द्वारा जो अवरोध उत्पन्न किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं चालक का प्रतिरोध। तो जितना ज़्यादा जनरली जो चालक होता है उसका प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है। आपने अगर 10th क्लास में पढ़ा होगा तो आर जो होता है प्रतिरोध को हम लोग अगर देखें मटेरियल, आर इक्वल्स क्या आता है, रो एल बाई ए, है ना। जहाँ एल जो है चालक का लंबाई है, ए जो है उसका मोटाई है, क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जैसे ये है, इसको हमने ऐसे काटा तो यहाँ पे जो एरिया बनेगा वो क्या कहलाएगा, वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ये चालक की लंबाई है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, काट का क्षेत्रफल, है ना। तो ये क्या हुआ, और रो जो है इसको कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध जो है ना वो उसका अपना नेचुरली मिला हुआ एक गुण है, ठीक है। प्रकृति ने उसको एक नेचुरल जो प्राकृतिक गुण दिया है। हर एक मटेरियल का अपना एक गुण होता है, वो उसी को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। हर एक तार का अलग अलग, हर एक मेटल का, हर एक धातु का अपना अपना विशिष्ट प्रतिरोध होगा। और लंबाई और मोटाई बदल के तो हम लोग अलग अलग मान का प्रतिरोध बना ही सकते हैं किसी से, ठीक है। तो आपको यही समझना है। हालांकि आजकल जो है हम लोग रो का वैल्यू भी उसमें बहुत सारी अशुद्धि मिला के हम लोग बदल लेते हैं, वो अलग बात है, ठीक है। तो अभी उसके बारे में हम लोग नहीं बात करेंगे। इसी सेमेस्टर में आगे चल के हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग उन चीज़ों को कवर करने वाले हैं। तो चालक किसको कहते हैं, तो वैसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा का प्रवाह बहुत ही आसानी से होता है ना, या जिनका प्रतिरोध बहुत कम होता है, उसको हम लोग कहते हैं चालक, ठीक है। कुछ गुण यहाँ पे दिखाए गए हैं, आप देख सकते हैं। तो देखिए क्या होना चाहिए, तो इनका विशिष्ट प्रतिरोध कम होना चाहिए, रो का वैल्यू। सबसे अच्छा चालक चांदी को माना जाता है, तांबा है जो उसके बाद जनरली सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सोना भी अच्छा चालक है, लेकिन चूंकि वो महंगा है लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते। तो ये जो है विशिष्ट प्रतिरोध जितना कम होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, प्रतिरोध उसका कम होगा। इनकी यांत्रिक सुदृढ़ता अधिक होनी चाहिए, मतलब वो मजबूत होने चाहिए, खींचने पे जो जल्दी टूटे नहीं, है ना। ये आसानी से प्राप्त होने चाहिए, बहुत ज़्यादा कीमती नहीं होने चाहिए, है ना। अगर वो धातु है तो उसका तार बन सकना चाहिए, है ना। हालांकि आपको ऐसे जनरली लगता है कि धातु होगा तो उससे तार बन ही जाएगा, लेकिन सारे धातु से तार नहीं बन सकता। जैसे आपको पता है सोडियम हो गया, है ना, सोडियम पोटेशियम, ये सब जो है इससे तार नहीं खींचे जा सकते, ठीक है। और आप उसके बाद क्या है, ज़्यादातर जो चालक होते हैं उनका प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ही कम होता है। और तापमान वृद्धि के साथ जो है ना वो प्रतिरोध बढ़ता है। अधिकांश चालकों का जो प्रतिरोध है ना, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ना उसका विद्युत धारा वहन क्षमता घटेगा। चालक तार या पत्तियों को जोड़ के हम लोग
विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए मार्ग बना सकते हैं। चालकों में तन्यता गुण होना चाहिए जिससे कि इनके महीन तार बनाए जा सके, है ना, और इनका प्रयोग जो आर्मेचर ये सब में वाइंडिंग कार्यों में किया जा सके। चालक पदार्थ जो होना चाहिए वातावरण के प्रभावों से मुक्त होने चाहिए या प्रभावित रहने चाहिए, नमी, वर्षा, धूप, ये सबसे, है ना। तो एक चालक में इतने सारे गुण होने ही चाहिए, है ना। जितना ज़्यादा गुण होगा इनमें से उतना वो बेहतर चालक बोला जाएगा, है ना। आपको बता दूं फिर से, सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो चांदी, ठीक है। उसके बाद हमारा तांबा का नंबर आता है जो इस्तेमाल किया जाता है। आइए कुछ चालकों को हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा बहुत इसका आइडिया होना आपको ज़रूरी है, ठीक है। तो पहला जो है चांदी है ना। चांदी कैसा होता है आप देख सकते हो, आपने देखा भी होगा, ऐसा कोई नई चीज़ नहीं है ना। ये सफ़ेद रंग की होती है, सतह पे चमक पाई जाती है ना। तन्य है, आघात वर्ध है। तन्य मतलब ऐसे हम लोग खींचेंगे तो क्या होगा, वो लंबा हो जाएगा, और आघात वर्ध मतलब उसको पीटेंगे तो चादर के रूप में फैलेगा, है ना। तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये महंगा है, फिर भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं, थोड़ा बहुत जो इसका इस्तेमाल होता है रिले, कॉन्टैक्टर, स्टार्टर, ये सब बनाने में किया जाता है ना। रिले क्या होता है ये सब हम लोग आगे और जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा। फिर भी मैं बता दूं कि रिले वो डिवाइस है जो ये क्या करता है, सेंस करता है कि कहीं पे फॉल्ट तो नहीं है, या एक रेटिंग के बाद जो है करंट जब बढ़ता है ना, तो वो क्या करता है, सर्किट को ब्रेक करने का काम करता है, एक ऑटोमेटिक स्विच की तरह काम करता है। कॉन्टैक्टर जो है, कॉन्टैक्टर भी एक स्विच है, ऑटोमेटिक स्विच है जो करंट को सेंस करके उसके अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है। स्टार्टर ये सब में रिले का यूज़ किया जाता है, जो मोटर का स्टार्टर होता है उसमें, तो वो हम लोग आगे आएगा, तो आपको कुछ टर्म्स के लिए अभी घबराना नहीं, है ना। आप ऐसे भी फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी जो है अभी भी बाकी है। तो चलिए, तांबा अगला जो है मटमैले लाल रंग का होता है। तांबे का बर्तन आपने ज़रूर देखा होगा, लोग बोलते हैं कि इसमें पानी पीना सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है। इसकी सतह पर चमक उतनी नहीं है, चांदी के समान ये तन्य है, आघातवर्ध है, विशिष्ट प्रतिरोध का धातु है, लेकिन ये चांदी से सस्ती होती है ना। और ये इस पे वातावरण का प्रभाव उतना नहीं पड़ता है, ठीक है। थोड़ा बहुत लंबे समय तक रहेगा तो संक्षारण हो सकता है, मतलब इसका सतह खराब हो सकता है, टूट सकता है। ऐसे अभी तक जो है हम लोग ज़्यादातर अभी वायरिंग में तांबा का ही इस्तेमाल करते, है ना। इससे वैद्युतिक तार, केबल, अर्थिंग, इलेक्ट्रोड और बहुत सारे वैद्युतिक सामग्री बनाया जाता है। बर्तन, वेल्डिंग, ये सब में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सोना पीले रंग की होती है, पता है, इसकी सतह पर चमक होती है। ये ज़्यादा मूल्यवान है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। इसका मेनली इस्तेमाल होता है आभूषण निर्माण। एल्युमिनियम, ये ज़रूर आपने एल्युमिनियम का बर्तन देखा होगा। सफ़ेद रंग की धातु होती है और लगभग आसानी से प्राप्त है, हमारे भारत में ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है ना। हालांकि ये उतनी अच्छी कंडक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल हम लोग आजकल बहुत सारा तार यूज़ किया जाता है एल्युमिनियम का, ठीक है। और स्पेशली जो ओवरहेड लाइन होता है, जो पुल पे जो जाता है ना, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। बर्तन ये सब भी बनाया जाता है इसके इस्तेमाल से। उसके बाद है टंगस्टन, सलेटी रंग का होता है, सबका फिगर यहाँ पे दिखाया गया है उसके बगल में। ये है टंगस्टन, ठीक है। ये तन्य, कठोर और उच्च गलनांक वाला होता है। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है, फ्लोरेसेंट ट्यूब का, मतलब ट्यूब लाइट का, ये सब बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। पहले जो 100 वाट का बल्ब आता था, है ना, उसमें इसका फिलामेंट लगा होता था। जस्ता, है ना, ऐसा है, आप देख सकते हो, हल्का नीला और भूरा रंग का है शायद, है ना। नीले सलेटी रंग का होता है और ये तन्य होता है, जंग रोधी होता है ना, ये इंपॉर्टेंट टर्म है ना, जंग रोधी है, ठीक है। इसमें जंग नहीं लगता है आसानी से, इसलिए हम लोग बहुत सारे दूसरे जो है धातु उनमें जिनमें जंग लगता है उस पर इसका परत चढ़ा देते हैं, जिसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, है ना, जस्तीकरण। शुष्क सेल, जो आप बैटरी यूज़ करते हो छोटा वाला, है ना, रेडियो इस समय जो इस्तेमाल होता था या टॉर्च में, जो उसका जो कवर होता है वो जस्ता का ही बना होता है ना। तो आप अगर उसका कवर हटा के देखेंगे तो कुछ ऐसा ही कलर का मेटल आपको उसका बॉडी मिलेगा, ठीक है। तो जस्ता जो होता है वो क्या होता है, तार, चादर, पाइप, ये सब पे क्या करते हैं हम लोग,
और या फिर लोहे पे जंग रोधी परत चढ़ाते हैं। ठीक है। उसके बाद है पीतल, है ना। पीतल का बर्तन आपने जरूर देखा होगा, कुछ ऐसा रहता है ये, और ये एक मिश्र धातु है तांबा और जस्ता का, है ना। पीतल क्या चीज का है? तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है ना। ये तन्य आघात वाली होती है, जंगरोधी भी होती है और मजबूत होती है ना। इसका जनरली यूज किया जाता है पेंच बनाने के लिए, खोल बनाने के लिए, है ना। जो भी उपकरण है उसके बर्तन भी बनाए जाते हैं। निकेल इसके बाद है, ऐसा आप देख सकते हो, सफ़ेद रंग की होती है। वायुमंडल में बहुत देर समय तक खुला भी छोड़िएगा तो इस पर जंगों नहीं लगता है, इसलिए बहुत सारे धातु पे निकेल का परत चढ़ा दिया जाता है ना। और जो लीड एसिड बैटरी ये सब होती है आजकल, निकल कैडमियम सेल, अगर आपने नाम सुना होगा मोबाइल ये सब में आता है ना। या फिर जो हमारा सेकेंडरी बैटरी होता है उसका प्लेट भी इसका निकल का बनाया जाता है। लोहा सबसे ज़्यादा कॉमन जो धातु है ना। आज का जो हमारा समय है उसको इसी के नाम पे क्या कहा जाता है? लौह युग के नाम से भी जाना जाता है। प्रकृति में बहुत सारा मात्रा में ही पाया जाता है इसके रूप में। सस्ता होता है, मजबूत होता है, तन्य आघात वर्ध भी होता है। हालांकि इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है ना। तांबे की तुलना में कितना है? 8 गुना ज़्यादा होता है, इसलिए इसका ज़्यादा वायरिंग में इस्तेमाल नहीं करते हम लोग। टेलीफोन का वायर ये सब बनाने के लिए, वैद्युत उपकरणों की बॉडी, अर्थ तार ये सब बनाने में इसका जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है टीन। ये सफ़ेद रंग की होती है, ये देखा होगा आपने, टीन का डब्बा जरूर देखा होगा। नरम होता है, जंग रोधी होता है, जंग मतलब इस पे भी जंग नहीं लगता है। शीशे के साथ मिला के फ्यूज तार बनाया जाता है, सोल्डर ये सब बनाया जाता है ना। इसके अलावा जो होता है टीन का जो जंग रोधी परत चढ़ाने के लिए भी बहुत सारे तार पे इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है जर्मन सिल्वर। ये है आपका जर्मन सिल्वर। 60% तांबा, 15% निकल और 25% जस्ता इसमें लगा रहता है, मिलाया हुआ रहता है। एक मिश्र धातु है, पीतल की अपेक्षा ज़्यादा मजबूत है और ज़्यादा जो है वातावरण के प्रभाव को सह सकती है ना। पीतल के जगह पे उच्च गुणवत्ता वाला जो सामान है उसको बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आता है लीड, है ना। देखिए लीड शीशा लिखा हुआ है, हालांकि एक शीशा जो हम लोग आगे चल के अचालक में भी पढ़ने वाले हैं वो, और इसमें ना डेंसिटी का अंतर रहता है ना। इसका जो घनत्व होता है उसका अंतर रहता है, और इस कारण ये जो होता है जनरली ये चालक के रूप में है। और दूसरा जो हम लोग शीशा पढ़ेंगे, कांच एक्चुअल में बोलिए, है ना, वो जो होता है वो क्या होता है? अचालक के रूप में इस्तेमाल होने वाला है। सलेटी रंग का है, नरम भारी धातु होती है, ठीक है। जंग रोधी गुण होता है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भूमिगत केबल होता है उसको के ऊपर एक सुरक्षा कवच के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद शीशा संचायक सेल, जो बैटरी होता है लीड एसिड सेल, उसमें इस्तेमाल किया जाता है उसका प्लेट बनाने के लिए। और फ्यूज तार, सोल्डर ये सब बनाने के लिए टीन के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है मैंगनीज। ऐसा रहता है ये कलर में, है ना। जहाँ तक हुआ है मैंने प्रयास किया है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल लेवल पे ले जाया जाए, ठीक है। मैंगनीज जो है प्रतिरोधक तार बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लगभग 84% इसमें तांबा, 12% मैंगनीज और 4% निकल रहता है, ठीक है। इसके बाद आता है यूरेका, है ना। यूरेका इधर आप देख सकते हो, ये है यूरेका, ठीक है। क्या क्या रहता है? तो निकेल और तांबा से भी बना रहता है। लगभग तांबा आप देखेंगे कि सब में, है ना। और ये तन्य होता है और उच्च विशिष्ट प्रतिरोध वाला होता है। इसका उपयोग अधिक ऊष्मा उत्पन्न न करने वाले प्रतिरोधक, रेगुलेटर ये सब बनाने में किया जाता है। उसके बाद है प्लैटिनम। बहुत ही कठोर धातु होती है, ये चांदी के समान मूल्यवान होती है और इसका इस्तेमाल किया जाता है संयोजक बिंदु ये सब बनाने के लिए, है ना। कहीं पे अगर दो जगह पे कांटेक्ट हो रहा है ना, जैसे स्विच ये सब में जो उसका टर्मिनल होगा, है ना, उसका बनाने के लिए हम लोग प्लैटिनम यूज़ करते हैं।
उसके बाद है पारा। जनरली ये सामान्य ताप पे द्रव होती है, द्रव अवस्था में रहती है, और आपको पता होना चाहिए कि यह एकमात्र ऐसे धातु है जो कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में होती है। थर्मामीटर में, मरकरी वेपर लैंप में, ये सब में इसका इस्तेमाल होता है। इसके बाद है नाइक्रोम। निकेल और क्रोमियम से मिला हुआ रहता है, 80% निकेल और 20% क्रोमियम मिला के नाइक्रोम बनाया गया है ना, यहाँ पे नाइक्रोम है ना, निकेल और क्रोमियम। इसका विशिष्ट प्रतिरोध और गलनांक बहुत उच्च होता है। इसका यूज करते हैं हम लोग हीटिंग एलिमेंट के रूप, जो आप घर में यूज करते हो, प्रेस, केतली, टोस्टर, हीटिंग एलिमेंट, ये सब का जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो सब नाइक्रोम का बना होता है। उसके बाद है कार्बन। ऐसे तो ये अधातु है ना, इसका विशिष्ट प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। जनरली हम लोग कार्बन का यूज करते हैं डीसी मशीन में, है ना, जो जनरेटर होता है ना, मोटर होता है, उसमें कार्बन का बूस्ट यूज किया जाता है करंट सप्लाई को देने के लिए या फिर बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो इतने सारे जो है हमारे चालक थे। एक बार आपको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दे लेना है ना, कौन कौन सा है, नाम आपको पता होना चाहिए कि ये चालक होता है और ये अचालक होता है। आगे चलते हैं। अचालक। अचालक किसको कहते हैं? वैसे पदार्थ जिनसे विद्युत का प्रवाह जो है आसानी से नहीं हो सकता है, वैसे पदार्थ अचालक कहे जाते हैं। ठीक है, और इनका इक्वली इम्पोर्टेंस है ना। अगर अचालक नहीं रहते तो शायद हम लोग विद्युत धारा की बात भी नहीं कर पाते, है ना। जितने आसानी से हम इस्तेमाल कर पाते हैं विद्युत धारा को बिना किसी समस्या के, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो अचालक का ही है ना। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप देख सकते हो कि इनके बाध्यम कक्षा में 4 या 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है फिलहाल, केवल इतना इम्पोर्टेंस है कि हम लोग क्या देखेंगे कि इनसे होकर विद्युत का प्रवाह जो है वो नहीं होता है ना, एक लेवल तक, है ना। ऐसे देखा जाए आइडियली तो कोई भी चीज़ अचालक नहीं होता है ना, हर का अपना अपना होता है। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा वोल्टेज लगाया जाए तो वो किसी भी से भी मटेरियल से जो है करंट पास कराया जा सकता है ना। तो अचालक का भी अपना एक लिमिट होता है ना। अचालक का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, एक टर्म आएगा आगे चल के, जिससे पता चलेगा कि आखिर वो कितना वोल्टेज को सह सकता है ना, जो आगे चल के हम लोग उसको देख लें। चलिए, अचालक के गुण क्या क्या होने चाहिए ये देख लेते हैं। तो अचालक अस्थाई होना चाहिए। ठीक है, क्या है अस्थाई? मतलब जैसे उसके आसपास की कंडीशन बदले, है ना, तो ऐसा नहीं है कि वो अचालक से फिर चालक में बन जाए, है ना। उसका अचालक वाला स्वभाव क्या होना चाहिए? अस्थाई होना चाहिए। उसके बाद है उच्च ब्रेकडाउन वोल्टेज। उच्च ब्रेकडाउन वोल्टेज का मतलब ये होता है कि ज़्यादा वोल्टेज, जितना ज़्यादा वोल्टेज पे उससे करंट पास हो उतना ज़्यादा अच्छा है। मतलब नॉर्मल वोल्टेज है, कोई करंट पास नहीं होने दे रहा है, लेकिन मैंने अभी बताया कि ऐसा कोई डिवाइस, ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जो ऐसा बोल दे कि वो क्या है, अचालक है पूरी तरीके, है ना। ये अचालक होना या ना होना, कितना वोल्टेज उसके सिरों पे लगाया जा रहा है उस पर डिपेंड करता है ना। अगर वोल्टेज आप बढ़ाते जाएंगे तो एक समय आएगा कि उसके बाद कोई भी अचालक है उससे करंट जो है वो बह जाएगा, है ना। सबका अपना अपना लिमिट होता है ना। तो जितना ज़्यादा वोल्टेज पे ये करंट पास करे उतना ज़्यादा अच्छा अचालक बोला जाएगा, है ना। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है ना। तो देखिए, किसी भी पदार्थ का कह रहा है, किसी पदार्थ के लिए वोल्टेज का वह मान जो 1 mm मोटाई के, है ना, 1 mm मोटाई के अचालक में से विद्युत धारा प्रवाहित करा सकता है, उस पदार्थ का ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाता है। 1 mm आप उस मटेरियल कर लीजिए पतला एक चादर, और उसको क्या कीजिए, 2 चालक पदार्थ के बीच रख दीजिए, दोनों चालक में करंट जोड़ी, वोल्टेज जोड़ दीजिए, है ना। तो वोल्टेज को बढ़ाते जाइए, तो जितना वोल्टेज पे करंट सप्लाई हो जाए उससे होके, है ना, मतलब जो अचालक पदार्थ है उससे होते हुए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वह न्यूनतम वोल्टेज जिससे अचालक पदार्थ क्या कर दे, करंट सप्लाई करना शुरू कर जाए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उस अचालक पदार्थ का ब्रेकडाउन वोल्टेज। कितना मोटाई होना चाहिए? 1 mm। तब इसको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी कहते हैं, और इसका मात्रक होता है किलो वोल्ट प्रति mm। यांत्रिक सुदृढ़ता। किसी भी अचालक में पड़ा यांत्रिक दबाव और कंपन सहने की क्षमता होनी चाहिए, है ना। आप देखेंगे जैसे पोल पे जो होता है इंसुलेटर लगा रहता है ना, पोल पे आप देखेंगे कि इंसुलेटर कुछ ऐसा लगा रहता है इस टाइप का, है ना। तो ये
अचालक है तो इसको क्या करना है, तार का दबाव भी झेलना है और कंपन हवा ये सब के कारण होगा वो भी झेलना है, तो इसकी क्षमता भी उसमें होनी चाहिए। इसके बाद इसमें क्या होना चाहिए, तापमान सहने का क्षमता होना चाहिए, वातावरण का प्रभाव को सहने की क्षमता होनी चाहिए, है ना। और इसमें से होके कम से कम करंट बह पाए, है ना। लीकेज एक होता है ना, कितना भी आप कीजिएगा ना थोड़ा बहुत करंट पास हो ही जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने उसके उस पर धूल या कण जमा, है ना, या पानी की कुछ बूंदे आई तो होके थोड़ा बहुत करंट पास पड़ जाता है, उसको क्या कहते हैं, लीकेज करंट। तो कम से कम लीकेज होना चाहिए, उसके भीतर से होके या सरफेस से होके। सरफेस से तो खैर बारिश वारिश होगी तो ज़्यादा होगा, लेकिन उसके भीतर से लीकेज जो है करंट का बहुत ही कम होना चाहिए, है ना। और उसका डाइलेक्ट्रिक नियतांक जो है अधिक से अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो कितने सारे गुण होने चाहिए एक अचालक पदार्थ में, कुछ को हम लोग देख लेते हैं, कुछ अचालक पदार्थ को क्या क्या है। चलिए, तो पहला है शुष्क हवा, है ना, सूखी हुई हवा ना सबसे अच्छा अचालक पदार्थ है ना। हमारे आसपास हम लोग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल अगर करें तो उसी का करते हैं, है ना। शुष्क वायु जो है बहुत ही अच्छी अचालक मानी जाती है ना। लेकिन कई बार नमी आती है तो उसके कारण उसकी जो अचालकता है वो प्रभावित होती है। तो हम लोग जनरली देखिएगा कि जो तार और गुजरा जाता है पोल पर से, तो वहाँ पे क्या है, हवा ही है जो दोनों चालक के बीच कोई करंट पास नहीं होने दे रही है ना। तो कई बार अगर हवा में नमी आ जाए तो उसका भी ध्यान रखते हुए हम लोग पर्याप्त दूरी पे तार को लगाते हैं। फिर भी शुष्क हवा हमारे लिए बहुत ही अच्छी अचालक के रूप में और मुफ्त उपलब्ध अचालक के रूप में इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद है वल्केनाइज्ड रबर। रबर में हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, गर्म करके उसमें थोड़ा सा गंधक सल्फर मिला देते हैं और थोड़ा सा जो है जिंक ऑक्साइड मिला देते हैं, तो बनता है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं वल्केनाइज्ड रबर। उसको हम लोग तार या केबल के ऊपर लगा देते हैं, है ना। इस टाइप का आप देख सकते हो, ये वल्केनाइज्ड रबर का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा अचालक पदार्थ है। फिर पीवीसी, आजकल जितना भी आप घर में यूज करते हो वायर, है ना, केबल, वो क्या होता है उसके ऊपर पीवीसी का कवर चढ़ा रहता है ना, ऐसा आपने जरूर देखा होगा। तो पीवीसी जो है ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है, पीवीसी नॉर्मली जो है हम लोग के रूम टेम्परेचर के लिए तो सबसे अच्छा होता है तरह से देखा जाए तो, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर कम टेम्परेचर पे नहीं, ये ब्रिटल हो जाता है, भंगुर हो जाता है, क्रैक होके टूटने लगता है, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे भी ये परेशानी क्रिएट करता है ना, पिघल सकता है ना। तो इसीलिए इसको हम लोग बहुत ज़्यादा या बहुत कम टेम्परेचर पे पीवीसी का जो है कवर वाला वायर यूज़ नहीं कर सकते, केबल यूज़ नहीं कर सकते, है ना। लेकिन अभी जो नॉर्मली हम लोग जैसे के देश में या हमारे यहाँ जो है जनरली ज़्यादातर पीवीसी वाला ही केबल इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है एबोनाइट, है ना। हम देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये है एबोनाइट। ठीक है, ये क्या होता है, रबर जैसा ही कठोर होता है ना। अम्ल ये सब से क्रिया नहीं करेगा। इसका जनरली यूज़ करते हैं क्या, शीशा संचालित सेल जो होता है उसमें बैटरी का जो कवर होता है, पैनल बोर्ड, है ना, ये सब बनाने में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, माइका, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। माइका जो है ना, ये क्या है कि ये हाई टेम्परेचर सह सकता है ना, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म भी कीजिएगा तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। पानी उनी का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसलिए जितना भी हीटिंग एलिमेंट रहता है ना, उसमें बेस के रूप में माइका को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ इंडिया में अवेलेबल है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आप देखिएगा कि जितना भी हीटिंग एलिमेंट है उसमें माइका का इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, माइका का प्लेट। अब देखिए इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये जो होता है ना पतला रहेगा ना, तो वो मोड़ उड़ के इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते। ये तो हीट तो सह सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसके जितना हीट सहने वाला और कोई मटेरियल नहीं है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसको मोड़ नहीं सकते हैं, है ना। मोड़ नहीं सकते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसको थोड़ा पाउडर टाइप का बना के कपड़ा या कागज़ के ऊपर लगा देते हैं, तो हमको मिलता है क्या, माइका नाइट, है ना। ठीक है, इसको माइका नाइट पेपर या क्लॉथ बोला जाता है। आर्मेचर वाइंडिंग ये सब में उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये लचीला होता है तो इसको आसानी से हम लोग मोड़ सकते हैं और हाई टेम्परेचर भी ये सह सकता है। देन
आगे पढ़ना है मैकेलाइट। रेजिन से बनाया जाता है, कैसे से? रेजिन से, है ना। कठोर रहता है, भंगुर और अधिक तापमान पर जलने वाला अचालक पदार्थ होता है, ना। ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो जलने लगेगा। इसको किसी भी शेप में ढाल सकते हैं, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है स्विच, प्लग, टॉप, सॉकेट, ये सब बनाने में, बल्ब होल्डर, सीलिंग रोज, ये सब बनाने में किया जाता है। उसके बाद है लेदरॉइड पेपर। ये है ना, एक विशेष प्रकार का स्लेटी रंग वाला नमी रोधक कागज होता है। इस पर भी नमी का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तेल, ग्रीस आदि से ये अप्रभावित रहता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है वैद्युतिक मशीनों में वाइंडिंग में कुंडली और आर्मेचर के स्लॉट के बीच एक अचालक पदार्थ के रूप में, है ना। जो भी स्लॉट रहता है, मान लीजिए ऐसे खांचा है ना, तो इसमें इस पेपर को ऐसे लगा के फिर इसके ऊपर वाइंडिंग लपेटा जाता है। ये है रेजिन, है ना। कृत्रिम तरीके से ये तैयार किया जाता है। रेजिन के मदद से हम लोग बेकेलाइट बनाते हैं, है ना। तार पे कई बार जो कवर चढ़ाया जाता है ना, उसको भी रेजिन से बनाया जाता है। तो ये सब कुछ हमारे अचालक पदार्थ हैं। आइए कुछ और को देख लेते हैं। हमारे पास है खनिज तेल। खनिज तेल अलग अलग, आपने अगर देखा होगा तो वाइंडिंग के ऊपर तेल डाला जाता है ना, अचालक। तो वनस्पति तेल में भी क्या होता है, अचालकता का गुण पाया जाता है, लेकिन हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीकरण के कारण अपना अचालकता खो देता है। इसके बाद जो एक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला जो अचालक पदार्थ है वो है पोर्सिलेट, है ना। चीनी मिट्टी हम लोग ऐसे बोलते हैं। एक मिट्टी का एक विशिष्ट प्रकार है। अलग अलग प्रकार के इसको ढाला जाता है ना। डिज़ाइन बना के सुखा के पकाने के बनाया जाता है। जितना भी आप देखिएगा पुल पे जो वायर ये सब जाता है तो उसमें इस टाइप का इंसुलेटर लगा रहता है ना। फ्यूज, किटकैट फ्यूज, स्विच, ये सब हीटिंग एलिमेंट, ये सब में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। कांच, ये भी एक अचालक पदार्थ है। इस पर भी वायुमंडलीय जो है कारकों का कोई प्रभाव नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें भंगुरता का गुण पाया जाता है, मतलब टूट जाता है ना। तो इसलिए इसका यूज करते हैं हम लोग स्विच ये सब बनाने में, ठीक है। और जो बल्ब का जो ट्यूब होता है, खोल, ये सब बनाने में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। उसके बाद है एस्बेस्टस। ऐसा डिज़ाइन है ये, सफ़ेद रंग का रेशेदार खनिज पदार्थ है ये। विद्युत प्रेस, हीटर आदि में अचालक और ऊष्मारोधक पदार्थ के रूप में यूज किया जाता है, लेकिन ये नमी से प्रभावित हो जाता है ना, पानी ये सबसे, है ना। ये नमी को सोख लेता है ना, तो इसलिए थोड़ा सा इसका कम इस्तेमाल होता है। उसके बाद है मार्बल, है ना, संगमरमर। ये सफ़ेद रंग का होता है और ज्वलनशील होता है, मतलब आग नहीं लगेगा इसमें। इसका पाउडर बना के हीटिंग एलिमेंट जो रहता है उसमें अचालक पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने का संभावना रहता है वहाँ भी इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद है सैलिक। ये एक रासायनिक पदार्थ होता है ना। स्पिरिट में, मेथिलेटेड स्पिरिट में घोल के एक पेंट की तरह तैयार किया जाता है। कपड़ा, लकड़ी, वाइंडिंग, ये सब में नमी रोधी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो वो ये थे कुछ अचालक पदार्थ। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। एक बार आपको रीडिंग थोड़ा अच्छे से कर लेना है। जो भी बेसिक था मैंने बता दिया है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। थोड़ा सा आप अपने लेवल से भी प्रयास कर लीजिएगा। 2-3 शायद और बचे हुए हैं, चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये है कागज़, घास, रुई, ये सब से तैयार किया जाता है। अचालक परत के रूप में ये कैपेसिटर, ये सब बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। लेदरॉइड पेपर, है ना, प्रेसफोन पेपर, ये सब अलग अलग प्रकार का कागज़ डिज़ाइन किया जाता है। स्लेट है, काले रंग का पत्थर है। हम लोग बचपन में तो बहुत इस्तेमाल किए हैं, है ना। अब तो यूज होता नहीं है, फिर भी इसका इस्तेमाल तेल में डुबा के वर्निश की परत चढ़ा के स्विच बोर्ड, पैनल बोर्ड, ये सब में किया जाता है। सूखी लकड़ी अच्छा अचालक है, ऊष्मारोधी प्राकृतिक पदार्थ होता है। स्विच बोर्ड, साउंड ब्लॉक, बैटन, ये सब बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इतना ही सारा है। इसी को अलग अलग रूप में और भी कई रूपों में हम लोग बनाते हैं, है ना। एम्पायर क्लॉथ है, एम्पायर स्लेव, हार्ड बोर्ड, ये सब अलग अलग रूप है जो इनसे डिज़ाइन किए जाते हैं। अचालक को 3 भाग में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस में। हाँ, ठोस में एबोनाइट, टावर और बेंकेलाइट,
है ना। कांच, मार्बल, स्लेट ये सब सूखी लकड़ी है। लचीले में जो है, अच्छा ठोस के बाद लचीले है, तो मैंने कह दिया था। है ना, लचीले में वल्केनाइज्ड रबर है, माइकानाइट, साधारण रबर, लेदराइट पेपर, कागज, पीवीसी, ये सब हम देख लेंगे। और गैसीय में हवा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब गैसीय अचालक है। अब देखिए टेम्परेचर के आधार पर अचालकों का वर्गीकरण किया गया है। एक होता है क्या, देखिए कितने सारे प्रकार हैं। तार का जो पहला प्रकार है नंगा तांबे का तार, है ना। कठोर खींचा गया तांबे का नंगा तार होता है, वैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना। वातावरण के प्रभाव से बचाने के लिए इसमें टीन का जो है एक लेप चढ़ा दिया जाता है। ओवरहेड लाइन जो होता है पोल होल पे 6 या 8 एसडब्ल्यू क्या है, वायर गेज होता है, स्क्रू वायर गेज शायद बोलते हैं फुल फॉर्म, है ना। डब्ल्यू तो वायर गेज है, शायद स्क्रू वायर गेज बोलते हैं, है ना। देखिएगा क्या कि इसका जो नंबर जैसे जैसे पढ़ेंगे ना वैसे वैसे मोटाई घटते जाता है, ठीक है। तो ओवर हेड लाइन में 6 या 8 SWG का यूज़ करते हैं, और घर के वायरिंग में 14 या 16 SWG का वायर यूज करें, मतलब पतला यूज करते हैं। उसके बाद आता है ACSR वायर, है ना, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रिइंफोर्स्ड, है ना, उसको शॉर्टकट में ACSR बोलते हैं। तो आप देखे होंगे जो हमारा ओवरहेड लाइन रहता है ना वो कैसा रहता है ना, जो पोल पे वायर गया रहता है, इसमें क्या रहता है, चारों साइड से एल्युमिनियम रहता है और बीच में थोड़ा दूर जो रहता है ना वो स्टील का तार लगाया रहता है ना। पहले लोग करते क्या थे कि पहले पूरा एल्युमिनियम आता था, तो एक तो उसका सहन शक्ति जो है वो ज़्यादा मतलब वजन नहीं सह सकता था, या हवा ये सब के झोंका के कारण टूट सकता था, है ना। और दूसरा ये था कि उसको लोग क्या करते थे, काट के लिए जाके बेच देते थे, है ना। तो इसलिए क्या किया गया कि इसके भीतर स्टील का जो है वायर लगा दिया, तार लगा दिया गया, है ना, इसलिए स्टील रिइंफोर्स्ड बोला गया है ना। तो स्टील का तार लगाने से एक तो मजबूती बढ़ रही, और ये चोरी वाला जो है झंझट अब उतना रहा नहीं, है ना, क्योंकि इसको काटना अब आसान नहीं रहा, ठीक है। तो ACSR वायर जो रहता है इसमें क्या रहता है, एल्युमिनियम के तार के बीच स्टील का जो है वायर रख के इस टाइप से बना दिया जाता है, ठीक है। और ये काफ़ी मजबूत और झोल सहने योग्य अब हो गया, है ना। झोल मतलब दबाव ये सब इधर उधर होने के कारण। उसके बाद है GI वायर, है ना, गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर। हालांकि लोहा का जो है तार का इस्तेमाल हम लोग जनरली करंट के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि इसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन सस्ता और मजबूत होने के कारण टेलीफोन लाइन, अर्थिंग लाइन ये सब में 6 या 8 SWG का वायर यूज़ करते हैं। उसके बाद स्टे वायर के रूप में GI वायर का यूज़ किया जाता है। स्टे वायर आप देखोगे कि पोल ऐसे पोल है, तो इसको सीधा खड़ा रहने के लिए कुछ ताकत का ज़रूरत होता है। अगर इधर से तार ऐसे खींचा हुआ है तो इधर से हम लोग ऐसे एक स्टे वायर जोड़ देते हैं ना। तो ये जनरली क्या होता है, ये लोहा का बना होता है ना, स्टे वायर। उसके बाद है फ्यूज। फ्यूज जो है एक सुरक्षा युक्ति होता है ना। और बहुत ज़्यादा जब करंट पास हो तो वो क्या हो जाए, गल जाए, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं, फ्यूज गल जाए ताकि हमारा करंट और बाकी सर्किट जो है वो जलने से बच जाए। तो इसके लिए यूज किया जाता है टीन का और जो है शीशा का मिश्र धातु यूज करते हैं, जिसको हम लोग फ्यूज वायर कहते हैं। यहाँ पे आप किट कैट फ्यूज देख पा रहे हैं, इसको किट कैट फ्यूज कहते हैं, है ना। या ये भी आप कार्ट्रिज फ्यूज है जिसके भीतर फ्यूज वायर लगा रहता है। अलग अलग रेटिंग में ये बनाया जाता है। कई बार क्या होता है कि ये जो अभी जो टीन और शीशा का मिश्र धातु है उसकी जगह तांबा या एल्युमिनियम का भी इस्तेमाल करते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम लोग कितना करंट के लिए उसको काम में लाना चाहते हैं, कितना रेटिंग रखना चाहते हैं। उसके बाद है यूरेका का वायर, है ना। यूरेका जो है ना जनरली तांबा और निकेल का मिश्र धातु होता है ना। और इसका उपयोग किया जाता है रजिस्टर बनाने के लिए, रियोस्टैट बनाने के लिए, है ना। रियोस्टैट आपने देखा होगा, अगर 10th क्लास में आप ओम का नियम पढ़े होंगे तो रियोस्टैट कुछ ऐसे करके
कुछ ऐसा डिज़ाइन उसका बनाया जाता है, इसके ऊपर एक पैसिव बना रहता है ना, तो इसको रियोस्टैट कहते हैं, है ना। आगे चल के अगर पिछले वीडियो में अगर नहीं रहा होगा तो आगे चल के हम लोग देखेंगे, एक रॉड रहता है ना ऐसा, और इसके ऊपर ऐसे ऐसे लपेटा रहता है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रियोस्टैट। यहाँ दो कनेक्शन निकालने के लिए बना रहता है, और यहाँ पे एक जैक रहता है जो इधर उधर स्लाइड कर सकता है, ठीक है। तो ये एक तरह से हमारे परिवर्ती मान का प्रतिरोध रहता है ना, ऐसा प्रतिरोध जिसका मान हम लोग एक जैक को इधर उधर करके बदल सकते हैं। उसके बाद है नाइक्रोम, निकेल और क्रोमियम से बनाया जाता है। 80% निकेल, 20% क्रोमियम, है ना। और इसका हीटिंग एलिमेंट के रूप में ये वाला जो रहता है, इसके रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, इन तारों की विद्युत धारा वहन क्षमता, तो किसी भी तार से होके कितना करंट बहेगा ना, वो उस पर डिपेंड करता है कि आखिर उसका मोटाई कितना है ना, और उसका जो मटेरियल है वो कैसा है, ठीक है। जितना ज़्यादा मोटा तार होगा उतना ज़्यादा वो करंट पास करने देगा, या अच्छा विशिष्ट प्रतिरोध जितना कम होगा उतना ज़्यादा करंट पास होने देगा। तो जनरली 40 डिग्री टेम्परेचर पे जो है उससे सुरक्षित रूप से, है ना, कितना करंट पास हो जाएगा, है ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसका वो तार का जो है धारा वहन क्षमता कहलाते हैं। उसके बाद है फ्यूजिंग धारा। फ्यूजिंग धारा मतलब कितना धारा पे वो क्या हो जाएगा, कोई फ्यूज तार या कोई तार जो है वो गल जाएगा। किसी तार में प्रवाहित होने वाली वो न्यूनतम धारा है ना, न्यूनतम कम से कम धारा जो उस तार को पिघला के तोड़ देती है, उसी को उस तार का फ्यूजिंग मान कहेंगे। फ्यूजिंग मान जो है उसकी मोटाई पर निर्भर करेगा, है ना, जितना मोटा रहेगा उतना ज़्यादा फ्यूजिंग मान होगा, है नहीं। तो मोटा ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा करंट पास करा सकता है, इसलिए फ्यूजिंग मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। चलिए अब देखते हैं केबल को। केबल कितने प्रकार के होते हैं, कुछ केबल को दिखाया गया है यहाँ पे। देखिए, जो ज़्यादातर जो कॉमन केबल है उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला है VIR केबल, है ना, वल्कनाइज्ड इंडिया रबर केबल। ये जो है ना, 3 आलेपित तांबा का तार हम लोग लेते हैं। मतलब तांबा को हम लोग जानते हैं कि तांबा क्या होता है, फिर थोड़ा सा जो है वातावरण का प्रभाव आता है, इसलिए हम लोग टीन का उस पर लेप चढ़ा देते हैं, है ना, और उसके ऊपर जो है वल्कनाइज्ड इंडिया रबर का एक आवरण चढ़ा देते हैं, ठीक है। या कई बार सूती के धागे की बुनाई और बिटुमिन पदार्थ से लेप चढ़ा देते हैं, है ना। तो ये क्या बन जाता है, VIR केबल बन जाता है। वहाँ पे आपको दिखाया हुआ है ना। ये जनरली अस्थायी वैद्युतिक वायरिंग के लिए यूज करते हैं। ये तार 1, 2, 3 या कोर में जनरली बनाया जाता है। कोर का मतलब कितना वायर उसमें है करंट सप्लाई। मान लीजिए कि एक मोटा सा तार है और इसके भीतर जो है 2-3 वायर है, जिससे हम लोग अलग अलग कनेक्शन कर सकते हैं। एक में फेज जोड़ दिए, एक में न्यूट्रल जोड़ दिए, एक में अर्थ जोड़ दिए, ऐसा। तो ये अलग अलग कोर कहलाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि इसके भीतर एक ऐसा है कुछ, है ना, बहुत सारा तार निकला हुआ है, ऐसा की बात नहीं हो रही है। कोर का मतलब होता है कि कितना अलग अलग कनेक्शन ले जाने के लिए तार उसमें है ना। 2-3 हैं, एक से फेज, एक न्यूट्रल ले जाएंगे, एक से हम लोग दूसरा कुछ पास कराएंगे, है ना, तो इसको हम लोग कोर कहेंगे। तो जनरली 1, 2 या 3 कोर में बनाया जाता है। अब ज़्यादातर इसका इस्तेमाल नहीं होता है। ये है CTS केबल, है ना, कैब टायर शीथेड केबल, है ना। इसमें भी 3 आलेपित तांबा का तार रहता है और उस पर क्या किया जाता है, वल्कनाइज्ड इंडिया रबर के आवरण पर रबर चढ़ा दिया जाता है। ये भी 1, 2 या 3 के कोर में बनाया जाता है। इसको TRS या टॉप रबर शीथेड केबल भी कहा जाता है। ये वहाँ पे यूज करेंगे जहाँ पे नमी रहेगा, है ना, वैसा जगह पे हम लोग अगर वायरिंग करना चाहते हैं तो वहाँ पे CTS केबल यूज करते हैं। चलिए अगला देखते हैं PVC केबल। ऐसा तो लोग कॉमनली यूज करते ही हैं। लोग बात किए कि ज़्यादा तापमान पे नरम हो जाता है और कम तापमान पे भुरभुरा हो जाता है, इसलिए इसको ज़्यादा टेम्परेचर और कम टेम्परेचर पे यूज़ नहीं करना है। इस पे नमी, जल, अम्ल, वातावरण ये सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। ये भी 1, 2, 3, 4 कोर में जनरली बनाया जाता है।
ठीक है, तो दो कंडीशन को छोड़ के लगभग सब कंडीशन में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए तो आगे हम लोग देखेंगे लेड शीथ केबल, है ना। इसमें भी 3 आलेपित तांबा के तार पर वल्कनाइज्ड इंडिया रबर का एक आवरण और उसके ऊपर सीसा नामक धातु का सुरक्षा आवरण चढ़ा के लेड शीथ केबल तैयार किया जाता है। 4 कोर तक बनाया जाता है, 1 से लेकर 4 तक। मजबूत होता है। रासायनिक उद्योग में इस जनरली यूज करते हैं क्योंकि सीसा पे रसायन का उतना फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। लेकिन इसमें जो केबल का जो धात्विक आवरण रहता है उसको अर्थिंग करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। अगर कहीं पे अचानक का आवरण कट जाए या मशीन का बॉडी फेल हो जाए, है ना, तो वो झटका ना दे पाए, है ना। यहाँ पे आपको लेबल दिखाया गया है ना, कंडक्टर है, उसके ऊपर कवर चढ़ा हुआ है, क्रॉसलिंक पॉलीथीन चढ़ा हुआ है, इंसुलेशन है ना। यहाँ पे लेड का शीथ चढ़ा हुआ है और उसके ऊपर पीवीसी चढ़ा हुआ। वेदर प्रूफ केबल, वेदर प्रूफ केबल जो है ना, अलग अलग वातावरणीय परिवर्तन को सहने के लिए, वर्षा धूप ठंड ये सबको सहने के लिए बनाया जाता है। तो VIR केबल जो रहता है वैसा ही होता है ना। लेकिन इसमें विटामिन पदार्थ का लेप नहीं करके वो ऐसा केमिकल में डुबा देते हैं कि इस पर वर्षा धूप ठंड आदि का प्रभाव नहीं पड़े, है ना। ये 1 से लेकर 4 तक कोर में बनाया जाता है। घरेलू और औद्योगिक वायरिंग में इसको खुले स्थान पे इस्तेमाल किया जाता है ना। खुले स्थान पे कौन करेंगे? वेदर प्रूफ केबल। देन है ट्रोपोड्योर केबल, है ना। ऐसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। पीवीसी केबल के ऊपर थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड का आवरण चढ़ा के तैयार किया जाता है। 4 कोर तक ये भी बनाया जाता है। हल्की भूमिगत वैद्युतिक वायरिंग 230 वोल्ट तक में इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। रेलवे सिग्नल, पावर उपकरणों की वायरिंग, ये सब में कौन सा होता है? तो ट्रोपोड्योर केबल ही यूज किया जाता है। उसके बाद है फ्लैक्सिबल केबल, है ना, इस टाइप का, जिसको आराम से मोड़ सकें बहुत आसानी से। देखिए इसमें क्या होता है कि आप अगर ध्यान दीजिएगा तो एक तार के भीतर ना बहुत सारा पतला पतला तार रहता है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या कि वो जो तार रहता है ना, चाहे वो तांबा का हो या एल्युमिनियम हो, है ना, उसका लचीला तार है, तो इसमें एक इस टाइप का नंबर लिखा रहता है ना। तो ये 1 जो है ना, इसका मतलब है कि एक ही उसमें स्ट्रैंड है, मतलब उसमें से केवल एक पतला सा तार निकला हुआ है और वो कितना SWG का है ये दिया हुआ है ना, 18 SWG का है। 3 है 22 SWG का। जैसे जैसे नंबर SWG वाला बढ़ता है ना, वो क्या होता है, उसका मोटाई घटते जाता है ना। इसमें 3 है, 3 उसमें पतला पतला तार निकला हुआ है और सब 20 SWG का है। तो ऐसे करके आप समझ सकते हो, एक भिन्न के रूप में जनरली दिखाया जाता है फ्लेक्सिबल केबल का, जो उसमें वो रहता है, मतलब स्ट्रैंड कहते हैं एक्चुअल में। ठीक है, एल्युमिनियम का अगर तार रहेगा ना तो उसको mm में जनरली डायमीटर दिया जाता है ना। SWG नंबर नहीं देके डायमीटर दिया जाएगा। तो एक इसमें से स्ट्रैंड है वो 1.4 mm का है, ऐसे करके ये दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसा जैसा रहेगा उसमें जितना SWG नंबर रहेगा उसका मतलब क्या कहते हैं, जितना उसमें स्ट्रैंड रहेगा उस हिसाब से अलग अलग रेटिंग का ये करंट पास कर सकता है। अगला है, देखिए इसमें भी क्या है, अलग अलग रेंज वाला है, थोड़ा सा आप देख लेंगे। अगला पढ़ते हैं हम लोग आर्मर्ड केबल। 3-4 आर्मर मतलब क्या होता है? आर्मर मतलब होता है कवच, है ना। हम देखते होंगे लड़ाई में पहले क्या होता था, लोग कवच पहनते थे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आर्मर। तो ये ऐसा केबल है जिसके ऊपर एक कवर चढ़ा रहता है ना। और इसका यूज जनरली भूमिगत केबल के रूप में करते हैं, है ना। इस पर कोई प्रकार के अचानक का कोई आवरण चढ़ा दिया जाता है। इतना मजबूत बना देते हैं कि 50 से 100 साल तक इसको खराब न हो, है ना। इसके ऊपर देखिए यहाँ पे एक आर्मरिंग चढ़ाया हुआ है ना। ये स्टील का कवर जैसा है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आर्मर्ड, है ना। तो इस प्रकार के केबल को आर्मर्ड केबल कहा जाता है। अब देखिए विद्युत धारा क्षमता जो होता है केबल का अलग अलग रहता है ना। जितना मोटा रहेगा, ऐसे हम लोग कब से बात कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा मोटा रहेगा, है ना, उतना ज़्यादा वो क्या होगा, करंट पास करा पाएगा।
है ना। हालांकि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी होती है, तो हम लोग थोड़ा सा क्या क्या ध्यान रखना है आप जब केबल का चयन करेंगे, तो ये हम लोग देख लेते हैं। जब भी आप वायरिंग के लिए केबल का चयन करते हैं ना, तो आप देखिए क्या क्या चीज़ आपको सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहला चीज़ आपको देखना है कि धातु का किस्म कैसा है ना। हर एक धातु का विशिष्ट प्रतिरोध अलग अलग होता है, इसलिए उसका वहन क्षमता जो होता है ना, वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है ना। तो आप जो भी तार यूज कर रहे हैं, है ना, वो उसका मटेरियल जो है, मेटल, वो कैसा है ये भी देखना है, और चालक कैसा उस पर इस्तेमाल किया गया है। कुछ अचालक पदार्थ है ना जो उसमें हीट, आप जानते हैं कि करंट पास होगा ना तो उसमें गर्मी उत्पन्न होगा, हीट उत्पन्न होगा। तो कुछ अचालक पदार्थ क्या करेंगे कि उस हीट को ना वातावरण में छोड़ देते हैं आसानी से, है ना। तो वो ज़्यादा करंट पास करा सकता है वैसा केबल, है ना। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो अब ज़्यादा करंट पास नहीं कराया जा सकता है उससे, है ना। तो अचालक किस प्रकार का इस्तेमाल किया गया है वो भी डिसाइड करेगा कि उस तार का करंट रेटिंग कितना होगा, मतलब ज़्यादातर मैक्सिमम करंट हम लोग कितना पास करा सकते। उसके बाद है केबल स्थापना विधि, कैसे हम लोग केबल लगाए हैं। खुले वातावरण में है, कंड्यूट पाइप में डाले हुए हैं, है ना। तो खुले वातावरण वाला से तो जल्दी आसानी से हीट बाहर निकल जाएगा, तो वो ज़्यादा करंट पास करा पाएगा, और पाइप के भीतर जो रहता है उससे ज़्यादा हीट पास नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको और क्या होगा, उसका जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगा, है ना। फेज की संख्या कितनी है परिपथ में, है ना। तो परिपथ में से एक फेज है, दो फेज है, तीन फेज है ना। तो अगर बहुत सारा फेज एक ही साथ सटा सटा जा रहा है ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हर एक में हीट उत्पन्न होगा और उसको बाहर निकालना जरूरी होगा, है ना। तो अगर बहुत सारा वायर एक साथ जा रहा है तो उस कंडीशन में जो है वो ज़्यादा करंट पास नहीं करा पाएगा, है ना, क्योंकि हीट ज़्यादा उत्पन्न हो रहा है। सुरक्षा साधन कैसा इस्तेमाल किया गया है ना। फ्यूज ये सब जो है वो कैसा यूज किया गया है ना। फ्यूज दो प्रकार के यूज किए जाते हैं, है ना। एक जो जितना भी लोड है उससे 1.5 गुना लोड लगभग 4 घंटे तक चलेगा, तब तक वो खराब नहीं होगा। एक है 4 घंटे के भीतर ही खराब हो जाएगा। तो दो प्रकार का फ्यूज है, तो उस टाइप का अलग अलग फ्यूज के हिसाब से हम लोग अलग अलग वायर इस्तेमाल करेंगे, है ना। उसके बाद चारों ओर का तापमान क्या है केबल के चारों ओर, है ना। ज़्यादा तापमान रहेगा तो आप करंट ज़्यादा पास नहीं करा पाए, ठीक है। कोरों की संख्या कितनी है, जितना ज़्यादा कोर होगा उतना कम आप करंट पास कराएंगे, क्योंकि हर एक से क्या होगा, हीट उत्पन्न होगा और विद्युत धारा क्षमता को घटा दे। चलिए नेक्स्ट है वोल्टेज ग्रेड के आधार पर केबल का वर्गीकरण। तो देखिए इसमें क्या है, इसको हम लोग 4 भाग में बांटे हैं। एक होता है निम्न वोल्टेज केबल, जो 250 वोल्ट तक काम करेगा ना, उसको हम लोग निम्न वोल्टेज केबल कहते हैं, है ना। जिन घर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं लाइट और फैन और पावर सर्किट के लिए, PIR, PVC, CTS, वेदर प्रूफ या फ्लेक्सिबल केबल कैसा भी हो सकता है। वोल्टेज के हिसाब से दूसरा है मध्यम वोल्टेज, 650 वोल्ट तक हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और छोटे मोटे इंडस्ट्री में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं घरेलू या औद्योगिक पावर ये सब देने के लिए, है ना। ये VIR, CTS, वेदर प्रूफ, ये सब टाइप का ये होता है। हाई वोल्टेज जो होता है वो होता है 22,000 तक का वोल्टेज का जो काम करेगा उसको हम लोग हाई वोल्टेज केबल कहते हैं, और इसको इतना 1000 वोल्ट तक का जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन रहता है वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। ये तो आर्मर्ड केबल होगा, नहीं तो स्टैंडर्ड नंगा तार जो ऊपर से पास होता है वैसा होता है। उसके बाद है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल, अति उच्च वोल्टेज केबल 22,000 से ऊपर, है ना। 22,000 वोल्ट को 22 kV भी बोलेंगे, है ना। तो उसको हम लोग एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल या अति उच्च वोल्टेज केबल कहते हैं, है ना। ये ज़्यादातर जो ये क्या रहता है, ये स्टैंडर्ड प्रकार के नंगे तार जनरली होते हैं, और ये तांबा का बना हुआ होता है। चलिए अब जानते हैं
लग्स के बारे में। लग किसको कहते हैं, आपने ऐसा जरूर देखा होगा, जनरली इन्वर्टर इस समय जो हम लोग बैटरी से जोड़ने के लिए ऐसा टर्मिनल लगा हुआ रहता है, इसी को लग्स कहते हैं। तो ज़्यादातर जो किसी तार या केबल को समापक सिरे पर लॉग का प्रयोग किया जाता है ना, ताकि वो किसी उपकरण से आसानी से जोड़ा जा सके, है ना। तो इसको लॉग लगाने के लिए ना हम लोग थोड़ा सा केबल को छील देते हैं और उसके सारे तार को ऐड के इसके भीतर डाल के, और क्रिम्पिंग टूल एक प्लायर जैसा इंस्ट्रूमेंट आता है, हमने इंस्ट्रूमेंट जो चैप्टर था पीछे उसमें हमने देखा था क्रिम्पिंग टूल को, उसकी सहायता से इसको दबा देते हैं, है ना। जनरली 4 डिज़ाइन में बनाया जाता है, आयताकार या छल्ला या स्पेड या फ्लैंज स्पेड, ये सब अलग अलग डिज़ाइन में जनरली ये लग्स को बनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब है हम लोग को पढ़ना है तार के जोड़ों की आवश्यकता। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग को तार में से कनेक्शन लेना होता है ना, या फिर कई बार उसकी लंबाई बढ़ाने के लिए भी हम लोग को 2 तारों को आपस में जोड़ना होता है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना होता है, उस कंडीशन में तार का जोड़ बनाना पड़ता है। तो तार का जोड़ भी ना अलग अलग प्रकार का होता है। एक जोड़ है ऐसा, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं ऐठा हुआ जोड़, ट्विस्टेड केबल, है ना, दोनों को छीलिए और ऐसे करके ऐठ नीचे, है ना। तो ये जो है ना, ये जनरली पोल उन पे जहाँ इंसुलेटर रहता है ना, वहाँ पे हम लोग ऐसे बना सकते हैं, या टेम्पोररी यूज़ करने के लिए बना सकते हैं। ये ज़्यादा लोड मतलब खिंचाव ये सब जो है ये नहीं सह सकता है ना। इसको पिग टेल जोड़ या रैट टेल जोड़ भी कहा जाता है, इस प्रकार के जोड़ को, है ना। ट्विस्टेड जो रहते हैं, ट्विस्टेड जॉइंट को पिग टेल जोड़ या रैट टेल जोड़ भी कहा जाता है ना। सीरो पड़ी ओवरहेड लाइन में खंभे के ऊपर इंसुलेटर पे जनरली ये बनाया जाता है, या हम लोग घर में भी बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है मैरिड जोड़। मैरिड जोड़ इस प्रकार का रहता है, उसका जो स्ट्रैंड रहता है ना, इसको अलग किए थोड़ा सा ऐंठ के और फिर आपस में सबको ऐंठ देते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, मैरिड जोड़। ठीक है, इसका सीधी लाइन में प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन लाइन में ज़्यादा तनन दबाव, ऐसे खिंचाव नहीं होना चाहिए, है ना। इसको सीधा जोड़ भी कहा जाता है, मैरिड जोड़ को हम लोग सीधा जोड़ भी कहते हैं। उसके बाद है टी जोड़। जैसे हम लोग को कहीं कनेक्शन निकालना है तो हम लोग इंसुलेशन इसका छीलेंगे और एक ऐसे तार छील के उसके ऊपर ऐसे ऐड देते हैं टी जैसे, तो इसको टी जोड़ बोलते हैं। कई बार क्या होता है कि इसको मोड़ने के बाद एक अलग वायर लेके पूरे पे यहाँ से लेके यहाँ तक लगा देते हैं, तो इस प्रकार से भी किया जाता है ना। तो ये मुख्य आपूर्ति लाइन से कोई शाखा अगर निकालना है तो इस प्रकार से हम लोग टी जोड़ बनाते हैं। उसके बाद है ब्रिटानिया जोड़, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और वेस्टर्न यूनियन जोड़। ब्रिटानिया जोड़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना, ये टनल सामर्थ्य जो है मतलब खिंचाव को ये ज़्यादा सह सकता है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 तारों में ऐसे 90 डिग्री पे दोनों ओर मोड़ देते हैं और उसके तीसरा वायर लेके पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक लपेट देते हैं। तो इस प्रकार के जॉइंट को हम लोग कहते हैं ब्रिटानिया जॉइंट। क्या ये सिरोपरी लाइन का तनन दबाव झेल सकता है ना। उसके बाद है वेस्टर्न यूनियन जोड़। ये है वेस्टर्न यूनियन, दोनों को एक बार थोड़ा सा ऐंठेंगे और इसमें विपरीत दिशा में इन दोनों को आपस में ऐंठ देते हैं। ये सब हम लोग फिर करके भी देखने वाले हैं जो हमारा कोर्स होगा उसमें। तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रैक्टिकली करके देखना चाहते हैं सब चीज़ों को, तो जो भी स्क्रीन पे नंबर दिखाए गए हैं उस पर आप कॉल कीजिए, हमारे इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आप इन सब चीज़ों को करके देख सकते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। टैप जोड़ है, इस प्रकार से हम लोग टैपिंग निकालते हैं, चाहे उस प्रकार से आप कर सकते हो, है ना। इसको 3 भाग में हमने बांटा है इसमें का, एक इधर लपेटा, एक इधर लपेटा और तीसरा जो है इधर लपेटा। तो इस प्रकार का जो है टैपिंग करते हैं, तो इसको टैप जोड़ कहते हैं। अलग अलग प्रकार का टैप जोड़ होता है। ठीक है, अब इससे ज़्यादा जानने का ज़रूरत नहीं। अब आते हैं केबल के उपयोग में सावधानी को देख लेते हैं। तो केबल को उपयोग कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करना है, चालक अगर उतार रहे हैं तो इलेक्ट्रिशियन चाकू या वायर स्ट्राइपर का यूज करें, है ना। और साइड कटिंग प्लायर ये सबसे
इसका प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या होता है, कट जाता है। कनेक्टर से कसना है तो हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, पेच से कसना चाहिए, है ना। और कंड्यूट का चयन कर रहे हैं तो पर्याप्त मोटाई होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर कसा हुआ रहेगा तो उससे क्या होगा, करंट रेटिंग उसका घटेगा या फिर तार के जलने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो आपका जो पाइप होना चाहिए, है ना, उसी हिसाब से आपको केबल को सेलेक्ट करना है। बहुत ज़्यादा भीतर आप बहुत ज़्यादा वायर यूज करेंगे तो उसका जो करंट रेटिंग के कारण कम हो सकता है या फिर ज़्यादा करंट बहने से वो जल भी सकता है। तो कंड्यूट जो पाइप रहता है उसको सही तरीके से आपको सिलेक्शन उसका करने आना चाहिए, है ना। कंड्यूट पाइप का जो किनारा है उसको नुकीला रहता है, तो कई बार आप तार डालिएगा तो कटने का संभावना रहता है। तो उसके रीमर एक आता है, उससे आप उसको उसका धार जो है वो खराब मतलब कुंद कर लेंगे। केबल को अगर आप मोड़ रहे हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो एल्युमिनियम ये सब जो रहता है वो केबल अगर आप मोड़िएगा बहुत ज़्यादा तो वो कई बार वो टूट सकता है ना, या कमज़ोर हो जाता है। अगर आप कहीं पे समापक सिरा पे क्या कीजिए, जो बाहर निकला हुआ है केबल का जो हिस्सा है ना, छिलने के बाद उस पर आप क्या कीजिए, ग्रीस ये सब लगा देने से वातावरण का जो प्रभाव है वो नहीं पड़ेगा। अलग अलग प्रकार के केबल को जोड़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि जो कनेक्टर आता है उससे ही कीजिए। अलग अलग मटेरियल का अगर आप तार जोड़ेंगे ना तो रासायनिक अभिक्रिया होकर उसको खराब होकर टूटने का डर हमेशा बना रहता है, ठीक है। और जहाँ पे हाई टेम्परेचर है वहाँ पे आपको कोशिश करना चाहिए कि जहाँ तक हो पाए तो भूमिगत वायरिंग अगर होता है तो भूमिगत वायरिंग कर दे, है ना, वो ज़्यादा रहेगा, अच्छा रहेगा, है ना। तो ये सब चीज़ों का आपको पूरा ध्यान रखना है जब भी आप वायरिंग करें, है ना। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जो है हमने जो भी चीज़ देखा है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कई बार देखिए ऐसा कुछ बच्चे जो हैं करते हैं कि नहीं, आपको थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो जाता है, लेकिन लंबा करने से क्या होता है, थोड़ा सा अगर आप टाइम दोगे तो आपको सीखने को ज़्यादा मिलेगा। अगर कुछ पाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, है ना। तो वीडियो तो लंबा बनाना पड़ता है ताकि आपको अच्छे से सिखाया जा सके। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी तक जो भी चीज़ें सीखी है उसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको याद होंगी। तो हम लोग को एक छोटा सा प्रैक्टिस कर लेना है इस चैप्टर से, बहुत हार्ड नहीं होने वाला है। आई थिंक अब आप जो है चीज़ों को आसानी से समझ गए होंगे। तो चलिए, एक ऑब्जेक्टिव का कुछ क्वेश्चन है, हम लोग देख लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन पदार्थ अचालक नहीं है ना। तो देखिए, बेकेलाइट, रबर, कार्बन और माइका। तो इसमें हमको पता है कार्बन जो होता है ना, ग्रेफाइट, इसका जो रूप होता है वो अचालक नहीं होता है ना। बेकेलाइट, रबर और माइका ये सब क्या है, अचालक पदार्थ। अगला क्वेश्चन, मध्यम वोल्टेज ग्रेड केबल की अधिकतम सहनीय वोल्टेज कितनी होती है। अभी हमने देखा है 650 वोल्ट होती है। बॉस बार में प्रयोग की जाने वाली धातु है ना, कठोर खिंचा हुआ तांबा, है ना। बहुत जगह आप देखिएगा क्या, ऐसा एक रॉड लगा रहता है और किसमें बहुत सारा होल बना रहता है, और किसमें से हम लोग क्या करते हैं, नट बोल्ट की सहायता से अलग अलग तार जोड़ के अलग अलग जगह पे सप्लाई करने के लिए ले जाते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं बॉस बार, है ना। तो बॉस बार में हम लोग क्या यूज करते हैं, कठोर खिंचा हुआ तांबा यूज करते हैं, उसका पट्टी। निम्न में से सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ है ना। तो ग्रेफाइट है, क्योंकि ये सब तो अचालक है। 7/20 केबल का अर्थ है ना 20 SWG का 7 तार, यही है, पहला ही ऑप्शन है ना। अगला है, किसी केबल की धारा वहन क्षमता उसके चालक की डैश पर निर्भर करती है, क्षेत्रफल पे। हाँ, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे, है ना, ये जो एरिया होता है काटने। ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और कंडेंसर में दो चालकों के मध्य इंसुलेटर की तरह प्रयोग में लेते हैं, क्या यूज करते हैं। तो ऊपर जो गया रहता है उसमें शुष्क वायु रहता है, हवा का इस्तेमाल होता है ना। जितना भी ट्रांसमिशन लाइन है ना, अचालक पदार्थ के रूप। किसी दिए गए पदार्थ में सबसे अच्छा कुचालक है, इसमें सबसे अच्छा कौन होता है, बेकेलाइट होता है।
उसके बाद है स्टैंडर्ड तार लगाए जाते हैं। स्टैंडर्ड तार कहाँ लगाए जाते हैं? ओवरहेड लाइन में लगाया रहता है ना। स्टैंडर्ड मतलब बैठा हुआ है ना, ACSR ना, हमने देखा था एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रिइंफोर्स्ड वाला जो तार रहता है वो कहाँ लगा रहता है? स्टैंडर्ड तार जो है वो लगा रहता है ओवरहेड लाइन में। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने ये सब कर लिया है, तो आपको ये पूरा जो है लेक्चर समझ में आ गया होगा, है ना। थोड़ा अगर नहीं आया एक बार में तो आपको बार बार प्रयास करना चाहिए ताकि यार आप अच्छे से सीख पाएँ, और थोड़ा बहुत आप बुक को भी फॉलो करें ताकि और ज़्यादा डिटेल में नॉलेज ले पाएँ, क्योंकि एक लेक्चर में एक चैप्टर को कवर कराना पूरे अच्छे से हर एक हमारा प्रयास ये पूरा रहता है कि हम लोग कवर कर पाएँ। हाँ, फिर भी अगर थोड़ी बहुत चीज़ें छूट गई हो तो आप ज़रूर से ज़रूर कवर करने का प्रयास करें। जितना बेहतर नॉलेज आपको रहेगा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर से बहुत सारा फ़ायदा हुआ होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। अगला जो लेक्चर है सोल्डरिंग, ब्रेजिंग और प्रतिरोधक के बारे में है। तो उस लेक्चर में हम लोग सारी चीज़ों को समझेंगे कि आखिर सोल्डरिंग करते कैसे हैं, ब्रेजिंग क्या होता है, प्रतिरोधक के कितने प्रकार होते हैं, है ना। ये सब चीज़ों को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो एक बार फिर से मैं बोलना चाहूँगा कि आप ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना ना भूलें। अपने दोस्तों से भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, लेक्चर में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।